हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और हम पढ़ रहे थे हमारी फर्स्ट यूनिट थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट, ठीक है, जिसके अंदर जो नॉर्मल डेफिनेशंस थी, तंत्र क्या होता है, पारिपार्श्विक, समतापी प्रक्रम, समतापी प्रक्रम वगैरह, वो सब हमारे कंप्लीट हो चुके थे, ठीक है। और समझ में भी आ गए होंगे, क्योंकि अगर वो समझ में नहीं आए तो आगे के टॉपिक समझ में नहीं आएंगे। वैसे ही जैसे वो समझ में नहीं आए आगे के नहीं आएंगे, अगर ये टॉपिक समझ में नहीं आया तो ये नहीं समझ में आएगा। इसलिए यहाँ पे क्या है, सभी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब आज हम पढ़ेंगे पहले वर्क क्या होता है, कार्य क्या होता है, कार्य प्रसार क्या होता है, उसको हम दाब आयतन कार्य भी कहते हैं, ठीक है। थर्ड है अधिकतम कार्य उत्क्रमणीयता कैसे निकालते हैं अपन, रिवर्स और मैक्सिमम वर्क, ठीक है। थर्ड बात है हमारा उष्मागति का प्रथम नियम, ठीक है। उष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट में है, और जो द्वितीय नियम है वो थर्मोडायनेमिक्स सेकंड में आएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, सबसे पहले वर्क, कार्य क्या होता है, ठीक है। कार्य क्या होता है, देखिए मान लीजिए कोई सिस्टम है, कोई तंत्र है, ठीक है, उसकी कुछ ना कुछ क्या है, स्थिति है, क्या बोल रही हूँ मैं, कोई तंत्र है, वो किसी न किसी क्या है, अवस्था में है, ठीक है। कोई तंत्र है, उसकी क्या है, कोई अवस्था है, उसकी जो अवस्था में अगर परिवर्तन होगा, उस तंत्र की अगर अवस्था में परिवर्तन होगा तो कुछ ना कुछ उसकी ऊर्जा में भी परिवर्तन होगा, और जो उसकी ऊर्जा में परिवर्तन होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, कार्य बोलेंगे। क्यों, देखिए मान लीजिए कोई इंसान, किसी ने खाना खाया, ठीक है, वो किसी अवस्था में बैठा है, ठीक है, वो वहां से उठकर क्या करेगा, कुछ ना कुछ कार्य करेगा। तो कार्य क्या हुआ, कार्य क्या हुआ, उसकी तंत्र की अवस्था में परिवर्तन हुआ और उसकी ऊर्जा में भी परिवर्तन हुआ, तभी तो उसकी तंत्र की अवस्था और जो ऊर्जा में परिवर्तन होता है उसी को हम कार्य बोल सकते हैं एक तरीके से। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो ये जो कार्य है, अब ये कार्य बहुत तरीके से होते हैं, जैसे कि प्रसार कार्य, दाब आयतन कार्य। ये जो प्रसार कार्य जो और दाब आयतन कार्य होते हैं, ये क्या होता है। अब देखो पहली बात, एक चीज और समझ लो, कार्य हो गया, अगर मान लो ये क्या है, कोई तंत्र है और बाहर क्या है, पारिपार्श्व तंत्र है ये, और ये क्या है, पारिपार्श्व है। अगर तंत्र द्वारा पारिपार्श्व पर ऊर्जा लगाई जाएगी, अगर तंत्र द्वारा पारिपार्श्व पर ऊर्जा लगाई जाएगी, यानी कि बल लगाया जाएगा, तो क्या बोल रही हूँ मैं, एक तो तंत्र द्वारा पारिपार्श्व पर और एक पारिपार्श्व द्वारा तंत्र पर। अगर तंत्र द्वारा पारिपार्श्व पर बल लगाया जाएगा तो उसकी ऊर्जा में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, यानी कि इसकी ऊर्जा में तो क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और इसकी ऊर्जा में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर तंत्र द्वारा पारिपार्श्व पर कार्य किया जा रहा है तो तंत्र की ऊर्जा में तो कमी होगी और पारिपार्श्व की ऊर्जा में वृद्धि होगी। ठीक, इसका उल्टा क्या होगा, अगर पारिपार्श्व द्वारा तंत्र पर कार्य किया जा रहा है तो पारिपार्श्व की ऊर्जा में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और तंत्र की ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी, पारिपार्श्व की में कमी हो जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई, वर्क क्या होता है, और तंत्र द्वारा अगर पारिपार्श्व पर कार्य किया जाएगा तो तंत्र की ऊर्जा में कमी होगी और पारिपार्श्व की ऊर्जा में वृद्धि होगी। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब देखो ये जो कार्य होते हैं वो बहुत तरीके के होते हैं, प्रसार कार्य और बहुत सारे कार्य होते हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रसार कार्य। अब देखिए प्रसार कार्य है वो जो ठोस और गैसों की बात करें, हम प्रसार कार्य में ठोस और द्रवों की बात करें तो बहुत नगण्य होता है, बिल्कुल नगण्य होता है। तो हम किसके अंदर लेंगे प्रसार कार्य, गैसों के अंदर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई सिलेंडर है हमारे पास, ठीक है, यहां बनाओ, मान लीजिए कोई सिलेंडर है हमारे पास, ठीक है, इसके अंदर क्या है, गैस भरी हुई है, गैस इस पर दाब लगाएगी तो वो क्या हो जाएगा, हमने P मान लिया, ठीक है, गैस दाब लगाई तो P मान लिया। ये V1 स्थिति पर है अभी, और इस पर एक पिस्टन लगा दिया जो क्या है, बिल्कुल भार ही नहीं, यानी कि उसका भार बहुत ज्यादा कम है। अब मेरी बात सुनिए,
जब इसके गैस के द्वारा इसके ऊपर क्या लगाया जा रहा है, दाब लगाया जा रहा है, गैस के द्वारा इस पिस्टन पर दाब लगाया जा रहा है, तो उसको संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, बाह्य बल F लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बाह्य बल F लगाएंगे। क्या बोल रही हूं मैं, तो बल, तो यहाँ पे जो फोर्स है, यहाँ पे जो फोर्स है वो किसके बराबर होगा, P के इंटू इसके क्षेत्रफल के, ठीक है, पिस्टन इसका भी तो कुछ ना कुछ क्षेत्रफल है, तो उस क्षेत्रफल A की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 1। ये तो हो गया हमने बाह्य बल लगाया जब की बात, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, जब हम P द्वारा पिस्टन पर बल लगाया जा रहा है तो कुछ ना कुछ कार्य होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ कार्य होगा, तो ये V1 स्थिति से जब इस पे बल लगेगा तो V1 स्थिति से किस पे आ जाएगा, V2 स्थिति पर आ जाएगा। और इसमें मान लीजिए इसमें वृद्धि हुई dl, ये वृद्धि के बहुत सूक्ष्म वृद्धि हुई, तो इसको हम मान लिए dl वृद्धि हुई, ठीक है, यानी कि इसमें भी कुछ ना कुछ, इसको भी dl मान लिया, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ओके। यानी कि क्या बोला मैंने, कुछ ना कुछ क्या हुआ, कार्य हुआ, तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, बल इंटू विस्थापन। कार्य बराबर क्या हो जाएगा, बल इंटू विस्थापन। अब देखिए ये जो W है यानी कि कार्य है, तो यहाँ पे बल लगाया था हमने P, बल लगाया था हमने P, उसमें क्या किया, बहुत सूक्ष्म परिवर्तन हुआ, वो एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक गया, तो इसको P माइनस dP लिख सकते हैं। सूक्ष्म परिवर्तन हुआ तो P माइनस dP इंटू ये जो विस्थापन है, विस्थापन क्या हुआ, V1 से लेके V2 तक हुआ, तो इसको हम क्या लिखेंगे, dV। अब देखो ये जो W बराबर P है, इसको dV से गुणा करो और इस dP को भी dV से, तो P dV माइनस P dV माइनस dP dV। अब ये तो हमने बहुत ज्यादा सूक्ष्म मान लिया था, सूक्ष्म दाब लिया था, बहुत ज्यादा सूक्ष्म दाब लिया था, तो उसके आयतन में सूक्ष्म परिवर्तन हुआ, ठीक है। अब हम इसको क्या मान लेते हैं, dP dV को नगण्य ले लेते हैं, तो हमारे पास W बराबर क्या आ जाएगा, P dV। यहां तक बात किस किस के समझ में आ गई, ठीक है, समझ में आ गया। W बराबर क्या हो जाएगा, P dV, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखिए गैस का आयतन, गैस का प्रारंभिक आयतन V1 था और अंतिम आयतन क्या है, V2 है, तो क्या लिखेंगे हम, गैस का प्रारंभिक आयतन V1 व अंतिम आयतन क्या है, V2 है। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 का समाकलन करो तो dW इज इक्वल टू V1 से V2 P dV। क्लियर है बात, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये हो गया हमारे पास समीकरण 2। अब इस W का करेंगे तो W ये आ जाएगा V1 V2 P dV। यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब बात ये है कि W इज इक्वल टू V1 से V2 P dV, ठीक है। अब ये जो है ना dV है, ये क्या है, दाब है। यहाँ पर क्या लिया, ये जो V1 है वो V1 से V2 स्थिति पर आ गया, यानी कि जो गैस का आयतन था वो प्रारंभिक आयतन कितना था, V1 था, और अंतिम आयतन क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो ये अगर हम दाब को क्या ले लेते हैं, स्थिर ले लेते हैं, तो W इज इक्वल टू दाब स्थिर ले लेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, V की लिमिट V1 V2, ठीक है, V1 V2 हो जाएगा, तो W बराबर P V2 माइनस V1। अब ये जो V2 माइनस V1 है, V2 माइनस जो V1 है, इसको हम डेल V भी तो लिख सकते हैं ना, डेल्टा V भी तो लिख सकते हैं ना, तो W बराबर P डेल V। समीकरण नंबर 3। ये जो समीकरण नंबर
यही क्या है हमारे पास, दाब आयतन कार्य है। इसी को क्या बोलते हैं हम, दाब आयतन कार्य बोलते हैं। निकल के आ गया प्रसार कार्य, दाब आयतन कार्य निकल के आ गया। ठीक है, ये ओनली गैसों के अंदर होता है। यहां तक बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे अधिकतम कार्य एवं उत्क्रमणीयता। अब देखिए, कार्य कब ज्यादा होगा, जब यहाँ पर P के बराबर होगा। ठीक है, जब कार्य, ठीक है, इसको ना उतार लेना। ठीक है, इस समीकरण को ऐसे कैसे रहने दो। अब देखिए, अब हमको क्या निकालना है, अधिकतम कार्य एवं उत्क्रमणीयता। तो W मैक्सिमम इज इक्वल टू W रिवर्स इज इक्वल टू क्या है, V1 V2 P dV। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब ये जो समीकरण है, इस समीकरण में क्या करना है, हम अगर यहाँ पर जो गैस की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, गैसों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो गैस है वो कितनी है, n मोल गैस ले ली हमने। क्या ले ली, n मोल गैस ले ली। तो आदर्श गैस समीकरण क्या कहेगा, तो आदर्श गैस समीकरण से, अगर n मोल गैस है तो आदर्श गैस समीकरण से क्या हो जाएगा, PV इज इक्वल टू nRT होता है। ठीक है, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, nRT अपॉन V। ठीक है, अब ये जो P है इसको मान लो 3 था ना, समीकरण 4, समीकरण 5, समीकरण 5 का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखने पर, अब ये जो समीकरण P का मान रखो, W रिवर्स इज इक्वल टू V1 V2 nRT V dV। यहां तक बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो, ये जो nRT है इसको हम बाहर ले लेंगे, nRT V1 V2 dV अपॉन V। अब हमें क्या करना है, ये जो dV अपॉन V है उसकी क्या लगानी है, लिमिट। इसकी हम लिमिट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, nRT log V V1 से लेके V2 तक। तो log V1 से लेके V2 तक है, तो देखो nRT log V2 माइनस log V1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। समझने का कुछ है नहीं, लिमिट लगाइए इसकी। ठीक है, तो इसका लॉग लगाएंगे, निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका मान होता है 2.303 nRT लॉग आ जाएगा V2 माइनस V1। ये क्या है हमारे पास, ये जो समीकरण नंबर 6 निकल के आया, ये हमारे पास क्या है, अधिकतम कार्य एवं उत्क्रमणीयता पर आ गया। ठीक है, ये आयतन के लिए आ गया। अगर हम बॉयल के नियम के अनुसार देखें, बॉयल के नियमानुसार, तो बॉयल के नियमानुसार हम देखें तो जो V2 अपॉन V1 है ना, वो किसके बराबर होता है, P2 अपॉन P1 के। तो माइनस 2.303 nRT log P2 अपॉन P1। समझ में आ गया। यही क्या है हमारे पास, अधिकतम कार्य एवं उत्क्रमणीयता। ये तो दाब के लिए आ गया, ये आयतन के लिए आ गया। इसको उतार लेना। ठीक है, समझ में आ गया। कुछ नहीं किया, जो P है यहाँ पे n मोल गैस के लिए लेते हैं तो आदर्श गैस समीकरण क्या होता है, PV इज इक्वल टू nRT होता है। तो P इज इक्वल टू V इधर बटे में चला गया, तो nRT अपॉन V समीकरण 5। इसका मान समीकरण इसमें P की जगह रख दिया है। ठीक है, dV अपॉन D आ गया। तो dV अपॉन जो D है इसकी क्या निकाली है हमने, लिमिट निकाली है। इसकी लिमिट निकालने के बाद कुछ नहीं किया, लॉग
log V2 V1 किया है, ठीक है, इसका मान रख दिया और बॉयल के नियम के अनुसार V2 अपॉन V1 है जो P2 अपॉन P1 के बराबर होता है, तो ये समीकरण आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की। देखो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम अनुसार क्या होता है, जो ऊष्मा होती है ना उसको ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही ऊष्मा को क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। बस ऊष्मा को एक जगह से एक परिवर्तन से दूसरे में परिवर्तन किया जा सकता है। नहीं समझ में आया, दोबारा, ऊष्मा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसको क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, उसको बस एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। मान लीजिए ये है E1 EA, ये है EB, ये EB है, ठीक है। यहाँ पर ऊष्मा Q प्लस, यहाँ पे ऊष्मा Q माइनस, क्यों? क्योंकि जब हम कोई कार्य करने के लिए ऊष्मा लेते हैं, उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करने के लिए अगर ऊष्मा लेते हैं तो Q बराबर प्लस Q प्लस होता है, ठीक है। क्या बोल रही हूँ मैं, अगर ऊष्मा लेते हैं, ली गई है तो Q बराबर Q प्लस होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, W, Q इज इक्वल टू W इंटू EA माइनस EB हो जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, W इंटू इसको डेल EB लिख सकते हैं। यही क्या है, हमारा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। ऊष्मा को ना तो हम खत्म कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, बस उसके एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, एंथैल्पी क्या होती है, आंतरिक ऊष्मा क्या होती है, ठीक है। थैंक यू।